हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की बहुत ही शानदार मिस्ट्री थ्रिलर मूवी। तो कहानी की शुरुआत बेंगलोर के पुलिस क्वार्टर से होती है, जहां जोसेफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर पेपर्स पर कुछ लिख रहा होता है। फिर अचानक से जोसेफ खड़ा होता है और पंखे पर लगे एक फंदे में जाकर अपनी जान दे देता है। एंड जोसेफ के घर पर हम कुछ जवान लड़के लड़कियों को देखते हैं जो दर्शक बनकर उसकी मौत का तमाशा देख रहे होते हैं। और ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, ये फिलहाल हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद कहानी 8 महीने आगे केरला की एक पुलिस चौकी पर शिफ्ट होती है। यहाँ हम हरी नाम के एक गुस्सेल ऑफिसर को देखते हैं जो आज डीएसपी से डिमोट होकर सीआई की पोस्ट ज्वाइन कर रहा होता है। इसी वजह से सारे पुलिस वाले इसी काम में लगे हुए हैं कि पुलिस स्टेशन बहुत सही दिखे। मगर तभी पुलिस स्टेशन के सामने आकर एक बस रुकती है। अब पुलिस वाले जब बस कंडक्टर से पूछते हैं कि क्या बात है, तो कंडक्टर बताता है कि इस महिला का ये कहना है कि इनके सीट के पीछे 2 महिला बैठी हुई हैं, इन्होंने इसकी सोने की चेन चुरा ली है। मगर ये दोनों महिलाएं मानने को तैयार ही नहीं हैं। इतना सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उन दोनों महिलाओं के पर्स चेक करता है, अगर उनके पास कोई सोने की चेन नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस वाले बस में मौजूद बाकी के पैसेंजर्स से कहते हैं कि देखो, अगर तुम लोगों में से किसी ने आंटी की चेन चुराई है तो बस में उसे वहीं गिरा दो, कोई केस नहीं होगा तुम पर। इतना कहने के बाद भी कोई सोने की चेन नहीं मिलती। ऊपर से वो दोनों महिलाएं उस बूढ़ी महिला से बहस किए जा रही थी। वो बूढ़ी महिला कहती है कि तुम दोनों ही चोर हो, तुम ही ने मेरी चेन चुराई है। तभी वहाँ पर न्यू सीआई हरी की एंट्री होती है। हरी देखता है कि पुलिस स्टेशन में इतना शोर क्यों हो रहा है। हरी पूछता है कि क्या बात हो गई, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है यहाँ पर। जब हरी को पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हरी पूछता है कि इस पुलिस स्टेशन में एक भी महिला ऑफिसर क्यों नहीं है। तो हरी को पता चलता है कि एक मैडम तो लीव पर गई हुई हैं, बाकी ट्रेनिंग पर हैं। अब हरी उन 2 लेडीज से कहता है कि अच्छा, तो इसी का फायदा उठाया जा रहा है कि महिला ऑफिसर तो यहाँ पर है नहीं और जेंट्स तुम्हारी बॉडी चेक करेंगे नहीं। तुम यही सोच रही हो ना, मैं प्यार से बोल रहा हूँ चेन वापस कर दो। मगर वे दोनों लेडीज बहस पे उतर आती हैं। वो कहती हैं कि हमने तो हमारे पर्स भी चेक करवा दिए, ये आंटी तो बुढ़ापे में सटिया गई है, अगर आपको भी हम पर यकीन नहीं है तो चेक कर लीजिए हमारी बॉडी को। इतना सुनते ही हरी का पारा हाई हो जाता है और वो एक महिला के बाल पकड़ लेता है और उसे चेन वापस करने के लिए कहता है। वो महिला कहती है कि आप गलत कर रहे हो, मैं पेट से हूँ। ये सुनकर तो हरी गुस्से में उस महिला के पेट में ही जोर की दे मारता है। और ऐसा होते हुए देखकर उस लेडीज के साथ वाली महिला कहती है, सर मारपीट मत कीजिए, मैं अभी चेन वापस करती हूँ। यानी कि वो बूढ़ी महिला बिल्कुल सही बोल रही थी कि इन्हीं दोनों महिलाओं ने उसकी सोने की चेन गायब की है। इसके बाद हरी अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है और तभी एक पुलिस वाला डरते हुए इंस्पेक्टर हरी के पास आता है और वो उनसे कहता है कि सर, मेरी बेटी की MBBS में एडमिशन हो गया है, आप मिठाई खाइए। अब वो पुलिस वाला हरी से कहता है कि सर, अब उन महिलाओं का क्या करना चाहिए, क्या कंप्लेंट लिख दूं? हरी पुलिस वाले से कहता है, क्यों उनको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहते हो, चेन मिल गई ना, बात खत्म। तभी पुलिस वाला हरी से कहता है, लेकिन सर आपने तो उस महिला के पेट में लात मार दी थी, और अगर वो सच में प्रेग्नेंट हुई होगी तो कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब हरी गुस्से में कहता है कि मेरी नौकरी की चिंता तुम मत करो। इसके बाद वो पुलिस वाला अकेले में डीएसपी साहुल राज को कॉल करके सारी बातें बता देता है। तभी शारुल की वाइफ चित्रा पूछती है कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। शारुल चित्रा से कहता है कि देखो ना, आज ही तो हरी ने सस्पेंशन के बाद ड्यूटी ज्वाइन की थी और उसने आज ही बवाल कर दिया। अब हमें पता चलता है कि हरी और शारुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर डिमोशन की वजह से अब हरी को शारुल की सारी बातें माननी होंगी। अब हरी मानेगा या नहीं, ये तो हम कहानी में आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हरी के पास हरी की वाइफ गीता का कॉल आता है और वो उससे पूछती है, आप ठीक से पहुंच तो गए हो ना। हरी गीता से बोलता है कि मैं पहुंच भी गया हूं और ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है, तुमने नीला को कॉलेज तो छोड़ दिया है ना। इस पे गीता हरी की बात काटते हुए कहती है कि आपने अपनी दवाई ली है या नहीं। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हरी को शारुल का कॉल आने लगता है, जिससे हरी को फिर से गुस्सा आ जाता है, ये बार बार क्यों कॉल कर रहा है। अब हरी अपनी वाइफ का फोन कट करता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वालों से कहता है कि खबरदार, अगर मेरी किसी ने भी शिकायत सीनियर ऑफिसर से की तो अगर तुम्हें मेरी चौकी में रहना है तो मेरे रूल्स के हिसाब से चलना होगा, वरना काम छोड़ दो या फिर छुट्टी पे चले जाओ। इसके बाद हरी शारुल को कॉल करके कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो 24 घंटे तुम मेरे साथ ही रह लो। तभी पुलिस स्टेशन में श्रीराम फाइनेंस की एक स्टाफ आती है। वो बताती है कि सर, ये आदमी हमारी शॉप पर नकली सोने की चेन गिरवी रखने आया था और जब हमने उसे लेने से मना कर दिया, ये कहता है कि तुमने मेरी सोने की चेन बदल दी है। वो आदमी भी अपनी सफाई में कहता है कि सर, मेरा नाम चंद्र बाबू है, मैं KSRTC बस का कंडक्टर हूँ,
मैंने वो चेन अपनी बेटी के जन्मदिन पर खरीदी थी सन 2 अगस्त 2022 में। उस चेन पर हॉलमार्क भी है और उस चेन को मैंने अंशुराज ज्वेलरी से लिया था। मेरी वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए मैं इस चेन को गिरवी रखने गया था, मगर इन्होंने तो मेरी सोने की चेन ही बदल दी। इसके बाद हरी एक पुलिस वाले को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ जाकर पता करो क्या इसने 2022 में उस ज्वेलर से सोने की चेन ली थी। इसके बाद वो खुद हॉस्पिटल में जाता है ये चेक करने के लिए कि सच में चंद्रबाबू की वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है भी या नहीं। तो हरी को पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है। ऊपर से हॉस्पिटल वाले उस पर बिल पे करने का दबाव बना रहे हैं। अब हरी हॉस्पिटल स्टाफ से कहता है कि इन्हें थोड़े दिन की मोहलत दे दो, ये तुम्हारे सारे पैसे पे कर देंगे। इसके बाद हरी चंद्रबाबू की बेटी रानी से अकेले में पूछताछ करता है और सच्चाई बाहर निकलवा लेता है। वो लड़की पुलिस वाले से कहती है कि सर मैंने गलती से वो चेन खो दी थी, इसलिए फिर मैंने एक नकली चेन बनवाई और उसे पहनने लगी। मगर हरी रानी से कहता है कि देखो मुझसे फिर से झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अगर तुमने डुप्लीकेट चेन बनवाई होती तो तुम वो चेन अपने पापा को गिरवी रखने नहीं जाने देती, उन पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है, समझी। अब रानी घबरा जाती है। अब रानी सच बताना शुरू करती है। वो कहती है कि सर मैं एक रिलेशनशिप में थी, उस लड़के ने हमारे प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो बना ली थी और वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा था। अब रानी कहानी बता ही रही होती है कि उसी टाइम उसकी माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। रानी की माँ देखती है कि उसकी बेटी पुलिस से कुछ बातें कर रही है तो वो घबराकर पूछने लगती है क्या हुआ, तुम मेरे साथ आओ। और अब रानी अपनी माँ के साथ चली जाती है। वहीं हरी चंद्रबाबू से कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाने के बाद अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर आना। इसके बाद हरी उस चेन की फोटो क्लिक करके अपने टीम मेंबर्स के पास भेज देता है और वो कहता है कि देखो इस तरह की चेन शहर में कहीं भी बेची या गिरवी रखी गई है तो पता करो। सबसे पहले पुलिस की टीम अनुस्वरा शॉप पर जाती है। वहां जाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि चंद्रबाबू बिल्कुल सही बोल रहा था, उसने ये चेन 2022 में इसी शॉप से ली थी। इसके बाद पुलिस वाले हर सुनार की दुकान पर जाकर पूछते हैं कि इस तरह की चेन कोई बेचने आया था या गिरवी रखने आया था क्या। अब काफी सारी दुकानें छानने के बाद आखिरकार इन्हें एक शॉप पर पता चल जाता है कि इस शॉप पर इनके पास एक नहीं बल्कि 3 चेन गिरवी रखी हुई है। पहली चेन जिसको गिरवी रखा था उसका नाम होता है हेमा, यानी कि हेमा ने ये चेन गिरवी रखी थी। हेमा एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी। अब पुलिस वाले शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मगर पुलिस वालों को तो पता चलता है कि हेमा छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश गई हुई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है और अब जब वो वापस काम पर लौटेगी तभी आगे की जानकारी मिल पाएगी। ये सारी बातें ऑफिसर प्रवीण और एंथनी हरी को बता देते हैं। इसके बाद हरी बाकी 2 चेनों के बारे में भी पता करने के लिए कहता है। आगे ऑफिसर प्रवीण हरी को बताते हैं कि ये दूसरी चेन जो है उसे किसी जोसेफ नाम के आदमी ने खरीदी थी और ये वही जोसेफ होता है जिसने 8 महीने पहले पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी और ये एक पुलिस वाला था। अब ये बात जानने के बाद हरी जोसेफ के घर कर्नाटका जाता है और उसकी वाइफ और बेटी से मिलता है। हरी उसकी वाइफ और बेटी को वो चेन दिखाते हुए पूछताछ करता है, क्या ये चेन तुमने कभी देखी है? तो जोसेफ की वाइफ कहती है, ये तो मेरी बेटी एंजल की चेन है। अब एंजल हरी को बताती है कि एक टाइम में जब कोचिंग जा रही थी तो किसी बाइकर्स ने मेरी ये चेन छीन ली थी और मैंने अपने पापा के साथ इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अब हरी को एंजल पर शक होता है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस स्टेशन चला जाता है जहाँ चंद्रबाबू आए हुए थे। हरी कहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर नहीं आए। चंद्रबाबू कहता है वो लड़की है, उसे पुलिस स्टेशन लाना सही नहीं होगा। क्या बात है आप मुझे बताइए। अब इंस्पेक्टर हरी चंद्रबाबू को सारी बात बता देता है। हरी कहता है कि तुम्हारी लड़की का किसी लड़के ने गलत फायदा उठाया और इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी को पुलिस स्टेशन उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बुलवाया था। मगर चंद्रबाबू को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चंद्रबाबू कहता है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, कुछ भी गलत नहीं कर सकती। रही बात उसे यहाँ थाने लाने की, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हरी कहता है कि फिर तो मुझे बॉक्सो एक्ट लागू करना होगा। इधर परवीन और एंथनी उस तीसरी चेन वाले का पता लगाते हैं। वे हर ज्वेलरी शॉप पर जाकर पूछते हैं और इन्हें पता चल भी जाता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इस बारे में कॉल करके शारुल को बताते हैं। शारुल एंथनी और परवीन से कहता है, ठीक है, इस बारे में हरी से कोई बात मत करना और वो पूछे तो कह देना कि तीसरी चेन के खरीदार के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद शारुल हरी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो हरी से कहता है कि तुम्हें हैदराबाद जाना होगा साइबर क्राइम ट्रेनिंग के लिए। अब हरी तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसे पक्का इस केस से हटाने की चाल है। हरी ऑर्डर्स मानने से इनकार कर देता है। अब आगे पुलिस वालों को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे तो हरी के पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है।
दरअसल चंद्र बाबू की बेटी रानी को जब ये पता चला कि हरी पोक्सो एक्ट लागू करवाने की बात कर रहा है तो उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। इस वजह से लोकल नेता और जनता दोनों ही पुलिस से बहुत ज्यादा नाराज थी। अब लाख मना करने के बाद भी हरी चंद्र बाबू की बेटी को देखने जाता है। पंखे से लटकी उसकी लाश को देखकर हरी की तो तबीयत ही खराब होने लगती है। अब शाहरुल किसी तरह से हरी को पब्लिक के गुस्से से बचाकर हरी को उसके घर भेजता है। अब घर जाते ही हरी अपनी वाइफ से कहता है कि नीला कहाँ पर है। उसकी वाइफ कहती है कि नीला बहुत ज्यादा थक चुकी है इसलिए वो अपने रूम में सो रही है। अब हरी रूम में जाकर देखता है तो उसे अपनी छोटी बेटी मीनू ही दिखती है। नीला का अता पता ही नहीं था। अब पूरे घर में ढूंढने के बाद जब हरी को नीला घर में नहीं मिलती तो वो अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और कहता है कि कहाँ गई नीला। इनकी लड़ाई झगड़े से इनकी छोटी बेटी मीनू बहुत ज्यादा डर जाती है। अब गुस्से में गीता हरी से कहती है कि मार डाला है तुमने अपनी ही बेटी को। अब ये सब सुनकर हरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे नीला के साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आने लगते हैं और वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है। एक दिन हरी श्याम नाम के एक लड़के का पीछा कर रहा होता है। हरी श्याम को अरेस्ट भी कर लेता है क्योंकि एएसआई थॉमस की बेटी ने श्याम की वजह से जान ले ली थी। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि श्याम ने थॉमस की बेटी के साथ प्यार का झूठा नाटक किया, फिर उसे नशीले पाउडर का नशा कराकर उसका यूज भी किया और उसकी अश्लील वीडियोस बनाई। और श्याम ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि कई साल पहले थॉमस ने श्याम पर पोक्सो का केस किया था और उसी चीज का बदला लेने के लिए श्याम ने थॉमस की बेटी को अपना शिकार बनाया। और इसी वजह से हरी काफी ज्यादा गुस्से में था। जब हरी श्याम के लैपटॉप को चेक करता है तो श्याम के लैपटॉप में कई सारी लड़कियों के अश्लील वीडियोस थे। साथ ही उसमें हरी की बेटी नीला के भी अश्लील वीडियोस थे, जिसे देखकर हरी का तो दिमाग ही घूम जाता है। ऊपर से श्याम हरी को धमकाते हुए कहता है कि एक बार मुझे छूट जाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। क्योंकि तुम ये मत सोचना कि मेरा लैपटॉप तुम्हारे पास है तो ये सारी वीडियोस तुम्हारे पास रहेंगी। मैंने और भी कई सारी जगह ये वीडियो सेव करके रखी हुई है। इतना सुनते ही हरी बौखला जाता है और श्याम को बुरी तरह से पीटने लगता है। अब हरी तो गुस्से में श्याम को मार मार कर उसे जान से ही मार डालता है। हालांकि हरी को बाकी के पुलिस वाले रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरी श्याम को जान से मार कर ही दम लेता है। अब शाहरुल गीता को कॉल पर सब कुछ बता देता है। इसीलिए गीता जब अपनी बेटी नीला से पूछती है तो नीला भी अपनी माँ गीता को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि हाँ माँ, ये सब कुछ सच है। मुझे पिछले कुछ दिनों से श्याम ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ नशे की हालत में किया। उन्होंने पहले मुझे नशा करवाया। मुझे कुछ क्लियर याद नहीं आ रहा। इसके बाद हरी गुस्से में घर पहुंचता है। नीला ने दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था। हरी अपनी वाइफ गीता से बहुत लड़ाई करता है। कहता है कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया, तुमने नीला पर नजर क्यों नहीं रखी। गीता हरी को समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो कहती है कि बच्ची है, गलती हो गई, उसने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। मगर हरी का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरी नीला को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन नीला बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि पहली बार उसने अपने पापा को इतने गुस्से में देखा था। नीला तो अब डर की वजह से दरवाजा खोलती ही नहीं। अब जैसे ही हरी दरवाजे को गुस्से में तोड़ता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी ने पंखे से लटककर जान दे दी। अब अपनी बेटी को पंखे से लटका हुआ देखकर हरी वहीं बेहोश हो जाता है। हरी को हार्ट अटैक आ चुका था। अब हम ये समझ पाते हैं कि क्यों चंद्रबाबू की बेटी को पंखे से लटककर देखने के बाद हरी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसे अपनी बेटी नीला की मौत का ट्रॉमा याद आ गया था। साथ ही नीला की मौत के बाद हरी दिमागी तौर पर कमजोर भी हो जाता है, जिससे उसका दिमाग नीला की मौत वाला इंसिडेंट कभी डिलीट ही नहीं कर पाता। और यही कारण था कि हरी को पता ही नहीं होता कि नीला कब की मर चुकी है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां चंद्रबाबू अपनी बेटी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। चंद्रबाबू मीडिया में ये बयान भी दे चुका था कि उसकी बेटी रानी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीआई हरी ही है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं जरूर लड़ूंगा, लेकिन हरी को सजा जरूर दिलवा कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ गीता अपने हस्बैंड हरी से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। वो अपनी बड़ी बेटी को तो खो ही चुकी थी, मगर अपनी छोटी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए गीता हरी से डिवोर्स लेने का फैसला करती है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं डर था कि छोटी बेटी भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही ना कर ले। दूसरी तरफ हरी एएसआई थॉमस के पास जाता है, क्योंकि आज ही थॉमस बेल पर रिहा हुआ है। और अब हरी को फिर से सारी बातें याद आ चुकी हैं कि उसके हाथों जो शाम का खून हुआ था उसका ब्लेम थॉमस ने अपने ऊपर ले लिया था। अब हरी थॉमस से ये जानना चाहता था कि मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगतना चाहते हो। थॉमस हरी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है,
अगर आपने उस दिन शाम को नहीं मारा होता तो मैं खुद उसे मार डालता। उस लड़के की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों ने अपनी जान दी होगी। इधर जब शारुल को पता चलता है कि हरी थॉमस से मिलने गया था, वो हरी से कहता है कि तुम थॉमस से मिलने क्यों गए थे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए हमने थॉमस को बलि का बकरा बनाया? जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी मर्जी से खुद को सरेंडर किया था। अगर थॉमस ये कदम नहीं उठाता तो सबकी नौकरी चली जाती। इसके बाद रात के समय हम थॉमस की डोरबेल बजते हुए देखते हैं। दरवाजे पर कुछ लड़के लड़कियां आए हुए थे जो कि थॉमस की वाइफ से ये कहते हैं कि नमस्ते आंटी जी, हम सभी एल्सा के फ्रेंड्स हैं। एल्सा थॉमस की बेटी होती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए थॉमस की वाइफ उन बच्चों को अपने घर के अंदर ले आती है। अब थॉमस की वाइफ किचन में उन बच्चों के लिए शरबत बनाने के लिए चली जाती है। इधर थॉमस उन बच्चों से उनका नाम वगैरह पूछ रहा होता है। अब इन बच्चों के ग्रुप में 2 लड़कियां थी जिसका नाम सलीन और अना होता है। वहीं सत्या, क्रिस्टी और लेंस नाम के 3 लड़के होते हैं। वे बताते हैं कि हम एल्सा के साथ 12th क्लास में थे और अभी हम बेंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम एल्सा के फ्यूनरल पर नहीं आ पाए थे तो सोचा कि अब आपसे आकर मिल लें। इसके बाद वो दोनों लड़कियां सलीन और अना किचन में चली जाती हैं आंटी की हेल्प करने के लिए और वे खुद ही शरबत बनाकर सबको सर्व करती हैं। मगर इतनी रात को इन बच्चों के घर पर आने से थॉमस के मन में शक पैदा होता है। इसीलिए थॉमस 12th पास आउट की ग्रुप फोटो देखता है और वो बच्चों से पूछता है कि इस टीचर का नाम बताना जरा, और साथ ही तुम लोग इन फोटोज में क्यों नहीं हो। अब बच्चे समझ जाते हैं कि अब तो हमारा भांडा फूट रहा है और अब हम पकड़े जाएंगे। तभी मिस्टी कहता है कि अब मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ। वो थॉमस को शाम की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने जिसे मारा है हम उसी शाम के दोस्त हैं। हम तो कब से तुम्हारे बाहर आने का वेट कर रहे थे। तुमने शाम को इसीलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी। सही कहा ना मैंने? लेकिन वो अकेला नहीं था, हम भी उसके साथ थे। हम तीनों ने भी एल्सा के खूब मजे लिए थे। अब अना इन्हें एल्सा की अश्लील वीडियो दिखाती है जहां एल्सा बेहोश पड़ी हुई थी और ये लोग उसका बारी बारी से गलत फायदा उठा रहे थे। इससे पहले कि एल्सा के मम्मी पापा पूरा वीडियो देखते तो इन दोनों की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। दरअसल सलीन और अना ने इनके शरबत में जहर मिला दिया होता है। अब थॉमस की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है और मरते मरते वो ये खुलासा करती है कि तुम्हारे दोस्त को मेरे पति ने नहीं बल्कि सीआई हरी ने मारा था। इसके बाद ये लोग थॉमस के फोन को अनलॉक करके उसमें से सीआई हरी का नंबर निकालते हैं। साथ ही उसमें प्रोफाइल फोटो भी लगी हुई थी। इसके बाद ये बच्चे अपना अगला टारगेट हरी को बनाते हैं। अब अगले दिन थॉमस के घर पर मीडिया और पुलिस की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस को तो ऐसा लग रहा था कि थॉमस और उसकी वाइफ ने खुदकुशी की है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। घर में कोई सामान वगैरह भी टूटा फूटा नहीं था, इससे ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा हो। ऐसा तो कुछ नहीं था। मगर हरी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हरी शारुल से कहता है कि मैं कल ही तो इनसे मिलकर गया था, इनके हाव भाव तो नहीं लग रहे थे खुदकुशी करने जैसे। और रही बात घर का दरवाजा अंदर से बंद होने की, तो ये बात सही है कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर की बालकनी का दरवाजा खुला था। ऊपर से इन्होंने जिस ग्लास में शरबत वगैरह पिया इस पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, यानी कि शरबत पीते टाइम इन्होंने गिलास तो उठाया होगा, फिर इनके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं हैं? अब ये तो क्लियर है कि इनके शरबत पीने के बाद किलर ने अपने सबूत मिटाने के लिए गलती से इनके फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दिए। साथ ही ये दोनों तो अकेले रहा करते थे, मगर किचन में तो धोकर 5 गिलास रखे हुए हैं। साथ ही डस्टबिन में कुछ पन्नियां रख पड़ी हुई हैं जो कि शरबत की हैं। 2 लोगों के लिए शरबत तो एक ही पन्नी में बन जाएगा। इसका मतलब तो साफ है कि इनके घर पर कुछ लोग जरूर आए थे जिन्होंने इनके शरबत में जहर मिलाकर इन्हें पिला दिया और इन्हें मारकर सारे सबूत मिटाकर चले गए। एक गौर करने वाली बात तो ये भी है कि अगर इन्होंने खुद की जान ली होती तो इनकी लाश के बगल में इनकी बेटी की फोटो होनी थी, मगर टेबल पर वो फोटो ग्रुप वाली क्यों पड़ी थी? इसके बाद हरी एंजल से जाकर मिलता है। हरी एंजल से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारी चेन किसी बाइक वाले ने छीनी थी, लेकिन अगर चेन किसी ने गले से छीनी होती तो चेन कहीं ना कहीं से टूट चुकी होती और फिर उसे जोड़ने के लिए सोल्डिंग की जाती, मगर ये चेन तो बिल्कुल सही सलामत है। अब ये सुनकर एंजल बहुत ज्यादा डर जाती है। अब एंजल के पास सच बताने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। एंजल हरी से कहती है कि मुझे सत्या नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया। उसने मुझे नशीली गोलियां खिलाई जिससे मैं बेहोश हो गई, फिर उसने मेरा फायदा उठाया। शायद उसी ने मेरी चेन भी चुराई थी। इसी वजह से मैंने पापा से झूठ कहा कि किसी और ने मेरी चेन चुराई है। हरी पूछता है कि सत्या के बारे में कुछ और भी जानकारी दे सकती हो? एंजल हरी से कहती है कि जो कुछ भी उसने मुझे अपने बारे में बताया था वो सब झूठ था।
तब तक वो मॉल वाली लड़की हेमा भी हिमाचल से घूमकर वापस मॉल आ जाती है। अब पुलिस सारी बातें हेमा को बताकर जब उससे जानकारी लेती है कि ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली थी, तो हेमा सारी सच्चाई बता देती है कि एक लड़की थी जो अपने खून लगे हुए कपड़े और पर्स ट्रायल रूम में ही भूलकर चली गई थी। उसी के पर्स से मुझे ये चेन मिली थी। इसके बाद मॉल की सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं तो उसमें अना नाम की लड़की दिखाई देती है। अब हेमा बताती है कि ये वही लड़की थी। फोटोज में मॉल का लड़का अना से बात करता है। वो लड़का मॉल का मैनेजर होता है। इसके बाद परचेज से भी पूछताछ की जाती है। वो हरी को बताता है ये तो अना है। इस लड़की से मैं बेंगलोर के एक क्लब में मिला था। साथ में हमने कई सारी पार्टियां भी की थी, लेकिन जब मैंने उसे यहाँ मॉल में टोका तो उसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। अब सारी जानकारी निकालने के बाद जब हरी वापस पुलिस स्टेशन जाने लगता है तो हम लिफ्ट में हरी के साथ सत्या और क्रिस्टी को देख पाते हैं, जो कि हरी पर ही नजर बनाए हुए थे। मगर हरी तो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हरी ने इन्हें कभी देखा ही नहीं होता। मगर सत्या और क्रिस्टी को ये पता चल चुका था कि अना को हरी ने पहचान लिया है। अब सत्या अपने दोस्तों से केरल छोड़कर बेंगलोर चलने के लिए कहता है। इस वजह से सलीन गुस्सा हो जाती है। सलीन कहती है कि श्याम मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे उसकी मौत का बदला चाहिए। तुम्हें अना की इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाओ गोद में बिठाकर ले आओ उसे अपने पास। अब क्रिस्टी और सत्या मिलकर सलीन को समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, हम हरी से बदला तो लेंगे ही, लेकिन अभी और भी लोग बाकी है जिनसे हमें बदला लेना है। दूसरी तरफ एसपी हरी को बुलाते हैं। एसपी हरी से ये जानना चाहते हैं कि थॉमस की मौत को लेकर तुम्हें क्या क्या जानकारी मिली। हरी एसपी को बताता है कि थॉमस की मौत और कर्नाटका के जोसेफ की मौत, दोनों की मौत में हमें सेम पैटर्न देखने को मिला है। दोनों ने खुद की जान ली है ऐसा हमें दिखाया गया है, लेकिन हमें पूछताछ करने पर पता चला है कि जोसेफ की बेटी एंजल को भी किसी ने अपने प्यार में फंसाया, जिसका नाम सत्या था, और उसकी गलत वीडियोस बनाई, साथ ही उसकी चेन भी चोरी कर ली थी। हमें लगता है कि उसी वीडियोस को दिखाकर जोसेफ को परेशान किया गया होगा और वीडियो वायरल करने की धमकी दी होगी, और इसी वजह से जोसेफ ने अपनी जान दी होगी। श्याम तो मर चुका है, सत्या कोई दूसरा लड़का है। ऊपर से मॉल में अना नाम की लड़की के पास एंजल की चेन का मिलना, ये सब कुछ चीजें इशारा कर रही है कि ये सारे काम कोई एक बंदा नहीं बल्कि एक ग्रुप मिलकर कर रहा है, और इन लोगों का कनेक्शन बेंगलोर से है। इसीलिए मैं बेंगलोर जाकर एक बार जाँच करना चाहता हूँ। इसके बाद हरी अपनी टीम के साथ बेंगलोर चला जाता है। अब हरी वहाँ एक लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प लेता है और जोसेफ की मौत के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। हरी उस क्वार्टर में जाता है जहाँ पर जोसेफ ने अपनी जान दी थी। आगे हरी एंथनी से ये बातें करता है कि जो लोग जिंदगी से हार कर खुदकुशी करते हैं वो लेटर में अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल में लिखते हैं। साथ ही उनकी लिखावट बिल्कुल नॉर्मल होती है, मगर जोसेफ के लेटर में उसकी लिखावट काफी मेसी थी। उसके लेटर से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये लेटर किसी के दबाव में आकर लिखा है। हरी एंथनी से कहता है तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फंदे से लटक कर अपनी जान देना चाहोगे तो फांसी के नोट को कहाँ पर बांधोगे। एंथनी कहता है गर्दन के पीछे। हरी एंथनी से कहता है कि अब इसकी वजह भी बता दो। एंथनी कहता है क्योंकि वहाँ पर मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है, इससे मौत आसानी से हो जाती है, ज्यादा दर्द नहीं होता। हरी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये बात हर पुलिस वाले को पता होती है। तो फिर फांसी की जो कटान है जोसेफ के गर्दन के बगल में क्यों थी, यानी कि किसी नौसिखिए ने इस काम को अंजाम दिया था। इसके बाद में हम बेंगलोर में ही क्रिस्टी, सत्या और उसके बाकी दोस्तों को फिर से अपना नशीला पदार्थ स्टूडेंट्स को सप्लाई करने का धंधा जोरों से चलते हुए देखते हैं। अब एक दिन की बात होती है जब अना पार्टी करने के लिए क्लब जा रही होती है, तो अना को पुलिस वाले पहचान जाते हैं। हमने देखा था कि परचेस मैनेजर ने बताया था, असल में मॉल वाले लड़के मैनेजर ने पुलिस वालों को ये बता ही दिया था कि अना से वो किस क्लब में मिला था। तो उसी क्लब के बाहर हरी ने अपने कुछ पुलिस वाले लगा दिए होते हैं। पुलिस वालों की ड्रेस में नहीं बल्कि साधारण नॉर्मल इंसान के भेष में वो पुलिस वाले होते हैं। अब लेडी ऑफिसर जैसे ही हरी को इस बात की जानकारी देती है, हरी वैसे ही उस क्लब में पहुंच जाता है और वो अना की कार में अपनी डिजिटल वॉच छुपा देता है, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो हम अपने जीपीएस ट्रैकर की वजह से उसे पकड़ सकेंगे। अना ने भी थॉमस के घर पर हरी की फोटो को देख लिया था, इसीलिए वो भी हरी को झट से पहचान जाती है। अब अना तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, साथ ही अपने दोस्तों को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। अना के दोस्तों को लगता है कि पुलिस अना के फोन को टैप कर रही है, इसीलिए वे अना से कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने एरिया में आओ और फोन को कहीं दूर फेंक दो। अब कुछ देर पीछा करने के बाद हरी नोटिस कर पाता है कि अना की कार मूव नहीं कर रही और कार सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है।
अब पुलिस वाले पैदल ही आसपास अना को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अना अचानक से हरी को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करती है। हरी तो बच जाता है, लेकिन अना भगवान को प्यारी हो जाती है। दरअसल में अना की कार का एक ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिससे अना की मौत हो जाती है। अब अना की मौत से उसके दोस्त पागल हो चुके थे और अब वे किसी भी हाल में हरी को मार डालना चाहते हैं। वहीं अना की लाश को एक लोकल के हॉस्पिटल में मुर्दा घर में रखा जाता है। हरी डॉक्टर से ये भी कहता है कि अगर कोई भी इस लाश को देखने आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। हरी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अना की लाश को देखने के लिए उसके फ्रेंड्स आते हैं। डॉक्टर उन्हें टोक कर तुरंत ही हरी को कॉल कर देती है, मगर वे लोग तो डॉक्टर को ही स्टेप कर देते हैं। हरी भागते हुए वहां पहुंचता है तो वे लोग हरी के साथ भी मार पिटाई करने लगते हैं। क्रिस्टी, सत्या, अलीना सभी मिलकर हरी को मारने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से जख्मी होने के बाद भी हरी उनसे फाइटिंग करते रहता है। लास्ट में डॉक्टर उठकर इमरजेंसी अलर्ट ऑन कर देती है, जिससे सायरन बजने लगता है और अब क्रिस्टी और उसके दोस्तों को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद हरी और उस लेडी डॉक्टर का इलाज चलता है। अब जैसे ही ये थोड़े से सही होते हैं, डॉक्टर हरी को बताती है, मैं उन लोगों को पहचानती हूँ। दरअसल वे लड़का लड़की एक नंबर के नशेड़ी और गंजेड़ी हैं। वो स्टूडेंट्स को माल सप्लाई किया करते हैं और इसी वजह से उन्हें एक बार अरेस्ट भी किया गया था और इसी हॉस्पिटल में उन्हें नशा छुड़ाने के लिए लाया गया था। इलाज के दौरान उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वे बिल्कुल ही जानवरों की तरह सलूक करते थे। नशा न कर पाने की वजह से वे बुरी तरह से तड़पते थे। इसके बाद अना की फिंगरप्रिंट्स से उसके पास्ट के क्राइम डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। इससे हरी को ये पता चलता है कि ऑफिसर जोसेफ ने अना और उसके दो फ्रेंड्स सलीन और श्याम को अरेस्ट किया था, क्योंकि उनके पास नशीले पाउडर्स मिले थे। जब जोसेफ जिस पुलिस चौकी में जॉब किया करता था, वहाँ के एक ऑफिसर से पूछताछ करने पर वो बताता है कि एक रात हमें एक बस कंडक्टर ने कॉल किया था कि कुछ लोग बस में कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जोसेफ सर वहाँ गए तो उन्होंने उन तीनों के पास से नशीले पाउडर्स जब्त किए, जिस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब हरी जब सख्ती से पूछताछ करता है, अब वो ऑफिसर भी उस काली रात की पूरी सच्चाई बता देता है। आखिर उस रात को क्या हुआ था। रात का वक्त था। केरल की एक बस के रोड से गुजर रही थी। बस में झगड़े की शिकायत की वजह से बस का कंडक्टर पुलिस को कॉल मिलाता है और कंप्लेन करता है, तो पुलिस वाले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और जब जोसेफ अपने असिस्टेंट के साथ उस बस तक पहुंचता है, तो बस ड्राइवर बताता है कि बस में 3 लोग हैं, जिन्होंने नशे में एक पैसेंजर से बहुत लड़ाई की। जब कंडक्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब पुलिस को कॉल किया, तो उन नशेड़ियों ने कंडक्टर को ही पीटकर उसे हॉस्पिटल में पटक दिया और मैंने बस को बाहर से लॉक कर दिया और वो नशेड़ी अभी अंदर से बंद हैं। इसके बाद जोसेफ बस के अंदर जाकर उनका बैग चेक करता है और जोसेफ को उनके बैग्स में नशीले पाउडर्स मिलते हैं। इसके बाद जोसेफ उन तीनों को, श्याम, अना और सलीम, उनको अरेस्ट करके अपनी जीप में थाने ले आता है। मगर रास्ते में ही जोसेफ उनके पाउडर को टेस्ट कर लेता है, जिससे उसे भी नशा हो जाता है और फिर जोसेफ की नीयत डोल जाती है। और अब जोसेफ अपने असिस्टेंट से कहता है कि जीप जंगल में रोको। जोसेफ शाम को जीप के अंदर ही लॉक कर देता है। इसके बाद वो अना और सलीम को पेड़ से बांध देता है और फिर वो उन दोनों के साथ जबरदस्ती करता है। अब असिस्टेंट जब जोसेफ को रोकने की कोशिश करता है तो जोसेफ उसी पर भड़क जाता है। अब असिस्टेंट अपने सामने ये घिनौनी चीज होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। प्रेजेंट में सारी सच्चाई जानने के बाद हरी वापस केरला आता है और एसपी को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है, उस घटना के बाद ही उन्होंने जोसेफ की बेटी का भी यूज किया और जोसेफ को मौत के घाट उतार दिया और उसकी मौत को ऐसे दिखाया जैसे उसने खुद की जान ली हो। इससे एसपी को लगता है अगर वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने चंद्र बाबू की बेटी के साथ जो किया वो भी बदले के लिए ही किया होगा। अब वे चंद्र बाबू को अपने ऑफिस बुलाते हैं। अना, श्याम और सलीम की फोटो दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम इन्हें जानते हो। चंद्र बाबू ये देखते ही पहचान जाता है और सीन फिर से उसी काली रात पर शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि चंद्र बाबू, जो KRTC बस का कंडक्टर था, वो एक रात बस में बैठकर आराम से अपनी बेटी से वीडियो कॉलिंग पर बातें कर रहा था। तभी उसे आवाज आई कि पैसेंजर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 3 लोग बस में खुलेआम नशा कर रहे हैं। इसीलिए चंद्रबाबू चेक करने के लिए उनके पास जाता है। चंद्रबाबू उन्हें डांट देता है। वो कहता है कि ये भी कोई जगह है नशा करने की, चलो अपने अपने बैग चेक कराओ। मगर वे तीनों अपना बैग दिखाना ही नहीं चाहते थे। इसी वजह से वे तीनों चंद्रबाबू से झगड़ा करने लगते हैं। वहीं श्याम गुस्से में चंद्रबाबू को बहुत ज्यादा पीट भी देता है और कहता है कि तुमने अगर हमसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। पिटाई होने के बाद चंद्रबाबू कॉल करके पुलिस को सारी बातें बता देता है। इसके बाद तो हम पहले ही देख चुके हैं कि पुलिस वाले ने किस तरह से अना और सलीम के साथ गलत किया।
अब एसपी चंद्र बाबू से कहते हैं कि उस रात का बदला लेने के लिए ही इन बच्चों ने तुम्हारी बेटी को फंसाया और उसकी ये अश्लील वीडियो बनाई जिससे तुम्हारी बेटी ने अपनी जान दे दी। अब सारी सच्चाई जानने के बाद भी चंद्र बाबू अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार हरि को ही ठहराता है। साथ ही वो एसपी से ये भी कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तुम लोग हरि को बचाने के लिए झूठी कहानी की हेल्प ले रहे हो, जबकि इस घटना को घटे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। वो तीनों भला मेरी लाइफ में दोबारा क्यों आएंगे? मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ सर, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगा, मैं शहर में चक्का जाम करवा दूंगा। अब हरि ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो जा रहा था। इसके बाद शारुल और हरि दोनों गीता के पास जाते हैं, मगर गीता हरि से क्लियर कह देती है, देखो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मैं तो डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। अब शारुल कहता है कि ये उस बारे में नहीं है, तुम जरा इन तीनों लड़का लड़की की फोटो देखो और ये बताओ कि क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है। अब गीता कहती है कि हाँ मैंने इन्हें देखा है। अब गीता बताना शुरू करती है आखिर गीता ने इन तीनों को कहाँ देखा था। तो एक रात गीता अपनी बेटी के साथ केआरटी बस से बेंगलोर जा रही थी। तभी नीला की नजर एक कपल पर जाती है जो बस में ही चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। नीला ने ये नजारा अपनी माँ को भी दिखाया तो उल्टा गीता नीला को ही डांट देती है और उधर देखने से मना कर देती है, मगर नीला फिर भी छुप छुप कर उन्हें देख रही थी। कुछ देर में ही नीला ने फिर से गीता को उन्हें दोबारा देखने के लिए कहा। गीता जब देखती है तो 3 लोग बस में नशीले पाउडर का सेवन कर रहे होते हैं। अब गीता को जोर का गुस्सा आ जाता है। गीता उन तीनों से कहती है कि देखो ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर नशा करना गलत है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब होता ये है कि श्याम, अना और सलीन गीता से उलझ जाते हैं। अब जैसे ही लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों ने बस के कंडक्टर को बुलाया। अब इसके आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है। अब हरि को सारा खेल समझ आ जाता है कि उस रात जिन जिन लोगों की वजह से उन तीनों को अरेस्ट होना पड़ा था, उन सभी से वे लोग चुन चुन कर बदला ले रहे थे कि उसी इंसिडेंट की वजह से श्याम के ग्रुप के लोगों ने नीला को अपना निशाना बनाया। लेकिन हरि शारुल को ऐसा करने से रोक देता है। हरि शारुल से कहता है, देखो मैं नहीं चाहता कि जैसे इतने टाइम से मैं खुद को नीला की मौत का कसूरवार ठहरा कर गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसी तरह गीता भी अपने आप को ब्लेम करने लगेगी, इसीलिए उसे सच्चाई मत बताओ। साथ ही अब गीता और हरि का डिवोर्स हो जाता है। इसके बाद गीता अपनी छोटी बेटी मीनू को लेकर अपने मायके चली जाती है। वहीं हरि को उसके टीम मेंबर का कॉल आता है। वो बताता है कि अना के फोन में जो लास्ट कॉल नंबर डायल था, उस नंबर को हमने ट्रेस किया, वो नंबर क्रिस्टी का है और उसकी लास्ट लोकेशन 15 मिनट पहले ही चंद्र बाबू के घर के वहाँ शो हो रही है। अब हरि समझ जाता है कि वे लोग चंद्र बाबू से भी अपना बदला लेने वाले हैं। अब हरि तुरंत ही चंद्र बाबू के घर के लिए चला जाता है। घर जाते ही उसे पता चलता है कि चंद्र बाबू तो बस स्टैंड के लिए निकल चुके हैं। हरि चंद्र बाबू को कॉल भी करता है, लेकिन चंद्र बाबू को ऐसा लगता है कि हरि मुझे केस वापस लेने के लिए कॉल कर रहा है, इसलिए चंद्र बाबू कॉल नहीं उठाता। अब इसका नतीजा ये होता है कि चंद्र बाबू के बस स्टेशन पहुंचने के बाद ही क्रिस्टी चंद्र बाबू को मारकर भाग जाता है। वो हरि के हाथ नहीं लगता। हालांकि हरि चंद्र बाबू को सही टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। इधर हम हरि की वाइफ को उसके मायके में देखते हैं। डिनर का टाइम होता है, जहां गीता के पापा शराब पी रहे होते हैं। दरअसल में गीता के पापा आर्मी मैन थे और आर्मी वाले तो शराब पीते ही हैं। गीता के मायके में उसके पापा और नौकर के अलावा कोई नहीं है। फिलहाल घर के बाहर मीनू सर्वेंट के साथ खेल रही होती है, मगर कुछ ही देर में मीनू की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जब मीनू घर के अंदर आती है तो गीता देखती है कि मीनू के कपड़े खून से सने हुए हैं, यानी कि क्रिस्टी और उसके दोस्त यहाँ तक पहुँच चुके थे। उन्होंने घर के नौकर को मार दिया था और अब बारी थी हरि की पूरी फैमिली को खत्म करने की। मगर तभी क्रिस्टी हरि के फोन पर वीडियो कॉलिंग करके गीता के घर का नजारा दिखाता है। अब अपने बीवी बच्चों को उस हालत में देखकर हरि तुरंत ही अपने ससुराल के लिए निकल जाता है, क्योंकि हरि को पता था कि उसके ससुर बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें चलने फिरने में काफी दिक्कत आती है। वो भला कैसे ही अपनी बेटी को बचा पाएंगे, इसीलिए हरि तुरंत ही वहाँ जाने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी गीता को वो नीला की अश्लील वीडियोस दिखाता है, जिसमें लेंस नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। भला कोई माँ अपनी बेटी की ऐसी वीडियो कैसे देख पाएगी? वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्रिस्टी गीता को धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप इस वीडियो को देखो, वरना ऐसी ही वीडियो तुम्हारी छोटी बेटी की बनाऊंगा। इससे गीता के पापा का तो खून ही खोल जाता है। और जब सत्या सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है, लाइटर की फ्लेम पर गीता के डैड अपनी शराब फेंक देते हैं, जिससे तुरंत ही वहाँ आग लग जाती है और सत्या का फेस बुरी तरह से जल जाता है। क्रिस्टी, सलीन और लेंस उसकी आग बुझाने के बाद जब गुस्से में गीता के डैड की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि इतनी देर में गीता के डैड अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल चुके थे और अब वो अपनी बेटी और नातिन को भागने के लिए कहते हैं। इतने में वो क्रिस्टी और उसके दोस्तों पर फायरिंग भी करते हैं। हालांकि उनका निशाना पहले की तरह पक्का नहीं होता।
मगर वे लोग काफी डर रहे थे। अब क्रिस्टी और उसके दोस्त अपने दिमाग लगा अब गीता के डैड की तरफ कभी वे चीजें फेंक कर मारने लगते हैं, उनकी गोलियां खराब करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट में क्रिस्टी गीता के डैड की तरफ चाकू फेंक कर मारता है। इसके बाद वो गीता का पीछा करने लगता है और आखिर में वो गीता को भी पकड़ लेता है और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। वो गीता के पेट में चाकू स्टैब कर देता है ताकि वो कहीं भाग न सके। इसके बाद क्रिस्टी कहता है कि अब तुम थोड़ा आराम करो, बाकी की मस्ती तेरे पति के आने के बाद करेंगे। कुछ देर के बाद हरी रास्ते में गीता को जख्मी हालत में देखता है। वो तुरंत ही उसके पेट पर कपड़ा कसकर बांध देता है ताकि ज्यादा खून न बहे। फिर वो गीता से पूछता है कि मीनू कहाँ पर है। वो कहती है कि मीनू जंगल की तरफ भाग गई और वे लोग उसके पीछे गए हुए हैं। हरी भी अब जंगल की ओर भागने लगता है। अब हरी जंगल में बनी एक झोपड़ी में एंटर कर जाता है, जहाँ पर क्रिस्टी और उसके दोस्त मीनू को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से हरी उन पर हमला कर देता है। फिर क्या था दोस्तों, होती है इनके बीच जोरदार लड़ाई और आज तो गुस्सेल हरी के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। वो आज फिर से क्रिस्टी का खून कर देता। अगर शाहरुल टाइम से अपनी टीम के साथ वहाँ नहीं पहुँचता। पुलिस की टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। इसके बाद क्रिस्टी, उसके दोस्त सत्या और लेंस को अरेस्ट कर लिया जाता है। हरी ने अपनी वाइफ को बचा लिया होता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज मीनू का जन्मदिन था। सभी बड़े काफी खुश हैं। यहाँ शाहरुल भी आता है और हरी से कहता है क्या तुमने आज की न्यूज देखी। हरी कहता है क्या हुआ, नहीं देखी बताओ। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टी और उसके दोनों दोस्तों को सलीम ने बेल पर रिहा करवा दिया था। दरअसल उस रात सलीम पुलिस के हाथों नहीं आई थी और आज उसने अपने दोस्तों को छुड़वा लिया। अब ये चारों मिलकर फिर से हरी और उसकी फैमिली को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, मगर उससे पहले ये नशीले पाउडर से थोड़ा नशा करते हैं। इसके बाद न्यूज से पता चलता है कि नशीले पाउडर की ओवरडोज की वजह से क्रिस्टी और उसके सभी साथियों की मौत हो गई। ये न्यूज हरी देखता है तो वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि हरी ने ही क्रिस्टी और उसके दोस्तों के पाउडर में कुछ पॉइजन मिक्स कर दिया था, जिसका सेवन करते ही वो बुरी तरह से तड़पने लगे और वो मरते मरते ही मर गए। यानी कि ये सब हरी का ही किया धरा था। प्रेजेंट का सीन आता है, जहां शाहरुल ये देख पा रहा था कि हरी इतने सुकून से अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा है। हो ना हो इसी ने उन चारों को मौत के घाट उतारा होगा, इसीलिए इतने सुकून से जन्मदिन मना रहा है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।